Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. So in last class basically we started wave optics. Wave optics में अपन ने देखा कैसे कैसे चीज़ें developed हुई. Initially for the optics Newton studied. He gave his theory, that is Newton's corpuscular theory. He tried to explain like lot of phenomena related to that, and that was actually able to explain. But when like it comes Thomas Young's experiment of double slit, it failed to explain. Is it? Simultaneously, Christian Huygens also gave his wave theory, but nobody was able to, or nobody was ready to accept that. But once Thomas Young's experiment came, then people started thinking about actually Thomas Young also. And we studied about what was actually like people started thinking about Christian Huygens theory, wave theory of light, and we also saw that what is actually Huygens principle. Huygens looked at the wave or light wave, you can say, or light exactly from like different angle. तो वो क्या था exactly, वो अपन ने समझा लास्ट क्लास में. इसमें देखा था, लेट मी जस्ट रिकैप दैट प्रिंसिपल एक्चुअली, और हाइजेंस प्रिंसिपल. इसमें ये होता है एक्चुअली में कि लाइट है वो क्या है, एक मैकेनिकल वेव. हाइजन के अकॉर्डिंग उन्होंने अज्यूम किया कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है. सो दैट्स व्हाई इट्स ट्रैवलिंग. एक्चुअली व्हेन इट इज ट्रैवलिंग थ्रू सम मीडियम, देन इट्स बेसिकली पासिंग थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम. इज इट? तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा एक लेट्स से लाइट सोर्स है, तो ये क्या करेगा, लाइट सोर्स है, तो इट विल बी लाइक जनरेटिंग वेव इन ऑल डायरेक्शन, एंड दीज वेव्स विल बी लाइक प्रोपेगेटिंग. तो अगर मैं ये कहता हूँ लेट्स से इफ इट इज ए पॉइंट सोर्स, तो वो क्या होगा, एक पॉइंट सोर्स से लाइट क्या होगी, इट विल बी प्रोपेगेटिंग इन ऑल डायरेक्शन. तो इसीलिए क्या होगा कि लाइक जो लाइट मीन्स वेव मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड इट्स ए डिस्टर्बेंस एक्चुअली. तो वो डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करता हुआ जा रहा है थ्रू मीडियम पार्टिकल. तो अब मीडियम पार्टिकल आप समझ सकते हैं वेव से एक्चुअली, जैसे एक तालाब में हम एक पत्थर गिराते हैं तो वहाँ पर रिपल्स जनरेट होती हैं. दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वेव एक्चुअली. तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं. एग्जैक्टली सेम मैनर में अगर हम एक लाइट को मैकेनिकल वेव मान के चलते हैं और वो एक मीडियम से पास कर रही है, तो जब ये लाइट वेव किसी मीडियम से पास करेगी तो वो जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, दे विल स्टार्ट ऑसिलेट. इज इट? तो उस टाइम पे क्या रहता है कि कुछ पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, कुछ अपोजिट फेज में होंगे. सो वी डिफाइंड न्यू कंसेप्ट हियर एक्चुअली, दैट इज वेव फ्रंट. इज इट? ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था. मैं जस्ट यहाँ पर रिकैप कर दे रहा हूँ, सो दैट इवन इफ यू आर स्टिल हैविंग सम प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, आई थिंक दिस शुड मेक इट मोर क्लियर एक्चुअली. तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि जब लाइट यहाँ से प्रोपेगेट कर रही है, अभी आप इसको समझने के लिए लाइट को एक मैकेनिकल वेव की तरह ट्रीट करो. डोंट ट्रीट इट लाइक एन ईएम वेव. वी नो इट वेरी वेल दैट लाइट इज एक्चुअली एन ईएम वेव, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज दैट टू अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली हाइजेंस प्रिंसिपल, ट्रीट लाइट एज ए मैकेनिकल वेव. अंडरस्टैंडिंग? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइट जब ट्रेवल करेगी तो यहाँ पे हम कुछ पार्टिकल लोकेट कर सकते हैं जो सेम फेज में एक साथ ऑसिलेट कर रहे होंगे. तो वो लोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स, तो जैसे मान के ये वेव यहां से यहां पहुंचा बेसिकली, और ये सब पार्टिकल एक साथ लेट से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल. इज इट? ऑल पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन सेम फेज. तो इसी को लोकस को अपन ने नाम दे दिया एक वेव फ्रंट. एक इंपॉर्टेंट लाइक क्वालिटी अबाउट वेव फ्रंट प्रॉपर्टी इज दैट वेव फ्रंट और द वेव ऑलवेज ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. एक्चुअली वेव, you can write either wave velocity, wave travel always perpendicular to wave front. ये आप नया पॉइंट, एक आई मिस दैट इन लास्ट क्लास, यू कैन नोट इट डाउन, कि यहाँ से जो वेव होगी वो हमेशा लाइक जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलरली
ट्रेवल करती है। ओके, सो माय पॉइंट इज दैट कि जो मैं डिस्टर्बेंस है वो मेरा यहाँ पहुंच चुका है, और ये सभी वो पार्टिकल हैं जो एक फेज में या एक साथ सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, उसको मैंने क्या कर दिया, वेव फ्रंट नाम दे दिया, मतलब हाइजन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, राइट। तो अभी हाइजन क्या कहते हैं कि अभी क्या हुआ, इस सोर्स से, ये ओरिजिनल मेरा सोर्स है, डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंच गया मीडियम पार्टिकल के पास। तो अब क्या होगा कि जो ये मीडियम पार्टिकल्स होंगे, ये सभी मीडियम पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं, और ये पार्टिकल भी अभी चारों तरफ डिस्टर्बेंस जनरेट करेंगे नया। समझ में आया ना? सो all the particle of this wavefront will act as new secondary source of disturbance, is it? ये अपन ने देखा था, all the particles of wavefront act as new secondary source of disturbance। और इन राइट अब क्या हो गया, ये जो पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह काम कर रहा है, और नया सोर्स का मतलब ऐसे समझो कि जो काम ये कर रहा था अभी वही काम, तो ये भी क्या करेगा, वेव फ्रंट और जनरेट करेंगे। तो ये पार्टिकल्स भी ऐसे वेव फ्रंट बेसिकली जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, करेक्ट ना, इस तरह से। You can call these are wavefront of, is it? ये क्या है, ये जो स्मॉल सर्कल्स, you can call these a wavefront of secondary source, और इन्हीं को अपन ने नाम दे दिया है, इन से इज इट स्मॉल सर्कल को नाम दे दिया है वेवलेट, वेवलेट्स। ये जो नए सेकेंडरी सोर्स, वो भी एक नया डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा है, और उस डिस्टर्बेंस का जो मतलब लाइक लोकस होगा, उनको मैंने क्या कर दिया, नाम दे दिया, लाइक अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी आई एम सेइंग देम दैट इज कॉल्ड माय वेवलेट्स, इज इट? तो ये हो गया ओरिजिनल जो बिगर सर्कल, दैट इज योर वेव फ्रंट। Every point on that wavefront is acting like a new secondary source of disturbance that itself is generating now disturbance along like in all direction। तो वो जो नया locus आएगा, all the particle oscillating in same phase because of this actually new source, तो उसको अपन एक नया इस source का wavefront बोलेंगे, लेकिन original like source के हिसाब से now this सर्कल, स्मॉल सर्कल इज टर्म्ड एज वेवलेट। तो अल्टीमेटली अभी यहां से क्या हुआ, मेरा डिस्टर्बेंस यहां तक पहुंचा है, ये वाला सर्कल तक पहुंच गया है, करेक्ट ना। अब हमें पता है कि लाइट ओरिजिनली आ तो यहां से रही है, ये तो हमारी, ये क्या है, हाइजेंस की थ्योरी है समझने के लिए। अभी अपन आगे देखेंगे कि ये थ्योरी हमें कैसे हेल्प करती है बाकी चीजों को समझने के लिए। अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, तो उसमें भी देखा था कि कैसे लाइक इसकी हेल्प से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर पाए थे, है ना। तो एग्जैक्टली इसलिए ये एक थ्योरी है उन्होंने डेवलप की कि ऐसा ऐसा होता है। हाँ, उस थ्योरी को हम अगर मान के चलते हैं तो उसकी हेल्प से हम काफी सारी चीजें समझ सकते हैं, करेक्ट ना। तो वही मेरा कहने का यहाँ पे पॉइंट है। सो वी अंडरस्टूड वेव फ्रंट, वी अंडरस्टूड वेवलेट। अब ये है कि लाइक ठीक है, वेव फ्रंट क्या था मेरा, यहां था, ये था मेरा ओरिजिनल सोर्स, वेव फ्रंट मेरा यहां पहुंच गया। जस्ट इमेजिन करो कि हम एक बहुत इनफाइनाइटली स्लो वर्ल्ड में हैं, तो लाइट मेरी ट्रेवल करते करते यहां पे पहुंच चुकी है ना। तो अब क्या हुआ, अब लाइट और आगे जाएगी, तो और आएगी क्योंकि लाइट पीछे तो जाएगी नहीं। तो अब नेक्स्ट जो पार्टिकल होंगे और लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर अगेन ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, तो उनको मैं क्या बोलूंगा, एक नेक्स्ट वेव फ्रंट, राइट ना। तो नेक्स्ट वेव फ्रंट, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां से आएगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट आएगा बेसिकली, उसके लिए भी हाइजेन ने बोला कि ये जो वेवलेट्स आए, इज इट, इफ आई ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज वेवलेट्स, getting my point, if I draw a common tangent to all these wavelets in the direction of propagation of wave, that will give you next wave front, is it, a common tangent to all these wavelets, is it,
in the direction of propagation gives next wave front. राइट, ये मेरा ओरिजिनल वेव फ्रंट, मतलब इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट वेव फ्रंट। तो अब इनका कॉमन टेंजेंट क्या आएगा, दिस, राइट। तो इसको मैं अगर ड्रॉ कर देता हूं तो इट्स लाइक दिस, क्लियर। तो ये क्या हो गया मेरे पास, जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट। सो दिस इज योर नेक्स्ट वेव फ्रंट एक्चुअली, वेव फ्रंट। इसी तरह से क्या हुआ, इस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह काम करेगा, वो फिर से नए सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगा और वेवलेट्स जनरेट करेगा। उन सभी वेवलेट्स का मैं लोकस अगर उन सभी वेवलेट का कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो नेक्स्ट इसका आगे वाला तुम्हें वेव फ्रंट दे देगा। तो इस तरह से लाइट एक वेव नेचर according to Huygens principle, and that is how it is propagating. Here we defined two terms basically, that is called wavelets and wavefront. Wavefront is basically locus of all the particles oscillating in same direction, and for this case which are at same distance actually from the source, तो उनको अपन wavefront बोलते हैं। हाँ, ये एक थ्योरी है जो हमें समझने में हेल्प करती है, करेक्ट ना। सो दिस वाज एक्चुअली लाइक हाइजेंस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अभी समझने का, जो वेव ट्रेवल करेगी वो हमेशा हर एक पॉइंट, वेव पॉइंट के और हर एक द वेव विल बी ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर टू every point on the wave front, is it? So wave travel always perpendicular to wave front, like at every point, राइट। सो ये थ्योरी थी हाइजेंस की, जिसको अपन ने लास्ट क्लास में देखा। मैंने इसको दोबारा तुम्हें एक्सप्लेन किया सो दैट यू आर नॉट हैविंग एनी इशू इन अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट एक्चुअली। एंड we also understood the law of reflection, is it? Let me clear it and let me just recap that part also. वो भी आसान सा ही है, देखो वो तुम्हारे CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आई एम लाइक तुम्हारे बोर्ड के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, राइट। सो रिमेंबर दैट। तो लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन था, ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मेरा एक पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल बीम ऐसे आ रही है, तो इसका क्या हुआ, यू कैन इमेजिन ये पैरेलल बीम है, इस तरह से आ रही है, तो इसका वेव फ्रंट क्या आ जाएगा, विल बी ए प्लेन। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर ये मेरा ए प्राइम बी प्राइम एक वेव फ्रंट है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वेव फ्रंट यहां पहुंच जाएगा, तो ये वेव यहाँ पहुंच चुकी है ना। मान के चलो कि अभी यहाँ तक कुछ नहीं है, तो ये तुम्हारा वेव हो गया ए बी। मैं इस मूवमेंट को मान लेता हूँ दिस इज एट टी इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पर एक नए वेवलेट जनरेट होंगे, वो ऐसे घूम मतलब स्प्रेड हो रहे होंगे, फिर उनके कॉमन टेंजेंट, हर एक पॉइंट के कॉमन टेंजेंट, तो फिर तुम्हें नया वेव फ्रंट एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो फाइनली एट टी इज इक्वल टू 0 दिस वेव फ्रंट हैज रीच्ड ए बी, राइट। ए बी इज माई इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो अब इसमें देखोगे क्या होगा कि ये जो पॉइंट है वो तुम्हारा एक नया सोर्स की तरह है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वेव आपकी इधर तो ट्रेवल कर नहीं सकती, पूरी इसी मीडियम में जाएगी, तो ये वापस यहाँ पे क्या होगा, ये सर्कल्स और बेसिकली नए तुम्हारे वेवलेट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसी टाइम पे क्या होगा, ये वेव और इधर चल रही है। अब यहाँ पे समझो कि मान के चलता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम t1 लग रहा है, तो ये जो C पॉइंट है, डिस्टेंस को मैं वो क्या बोल सकता हूँ, VT1, करेक्ट ना। इफ इट इज टेकिंग टाइम T1 टू रीच फ्रॉम B टू C, क्योंकि ये जो वेवलाइट है और ये नया जो वेव फ्रंट जनरेट हो रहे हैं वो भी सेम मीडियम में है, तो मीडियम सेम है, तो इधर भी स्पीड क्या होगी, सेम होगी, तो ये भी क्या होंगे, यहाँ पर जो वेवलाइट्स होंगे दैट विल आल्सो प्रोपेगेट, और वो भी उतनी ही दूरी, जितनी दूरी ये ट्रैवल करें उतनी ही दूरी लगभग ये ट्रैवल कर चुके होंगे। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये जस्ट पहुंचा है और ये यहाँ का जो वेवलेट्स है, यू कैन से दीज आर वेवलेट्स, तो वो यहाँ तक जनरेट होकर के पहुंच चुके हैं। तो अब क्या हुआ कि जिस टाइम पे ये कॉमन टाइम, ये इसका वेवलेट क्या होगा, जस्ट पॉइंट सोर्स, और ये क्योंकि ये जितने टाइम में B से C गया है उतने टाइम में ये यहाँ से कुछ यहाँ जा गया होगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब ये और ये मेरा सेम टाइम के
वेवलेट्स हैं, तो इनको मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बेसिकली, दैट विल गिव यू योर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। तो मैं अगर इसको सी, इसको पॉइंट को डी ले लेता हूं, लेट मी राइट दिस इज पॉइंट डी, तो जो सी डी है तुम्हारा, सी डी इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और इसके परपेंडिकुलर मैं लाइक ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा बेसिकली। तो ये मैं इसको अगर यहाँ पे सी डी प्राइम एंड सी प्राइम, तो जो सी डी है, सी डी दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, करेक्ट ना, और सी प्राइम डी प्राइम सेम लाइक, और ये क्या हो गई तुम्हारी रिफ्लेक्टेड बीम हो गई। तो यहाँ पे अपन ने समझा था, यहाँ पे हम ट्रायंगल लेते हैं, ये अपना लाइक नॉर्मल हो जाता है, ये इधर भी नॉर्मल हो जाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस, और दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली, जो कि इसके बराबर भी होगा, हालांकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ए प्राइम ए, और ये कुछ नॉर्मल n1 ले लेता हूँ, नॉर्मल n2 ले लेता हूँ, तो a प्राइम a n1 एंगल, इसको मैं इंसिडेंस बोल देता हूँ, एंड दिस n प्राइम n2 c प्राइम एंगल को मैं एंगल r बोल देता हूँ, दिस इज n2, करेक्ट ना, ये एंगल ऑफ। तो अभी देख सकते हो आप क्या हुआ, एंगल a प्राइम a b विल बी योर 90 डिग्री, और n1 ए बी विल बी 90 माइनस आई, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, n1 ए सी विल बी आल्सो 90 डिग्री, और इसमें ये दोनों, ये n1 ए बी एंगल कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा बी ए सी विल बी आल्सो एंगल बी ए सी विल बी आल्सो एंगल आई। सिमिलरली ऐसे ही मैं ये ट्रायंगल में देखता हूँ, अगर एंगल ए बी सी, तो उसमें ये जो तुम्हारा लाइक और सॉरी एंगल ए डी सी, तो इसमें ये एंगल आर हो जाता है, और मैं इसको जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट मी इरेज दिस पार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा ये आई एंगल हो जाता है। फिर दोनों ट्रायंगल को अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट अपन ने प्रूव कर दिया था। तो उससे क्या आता है, एंगल ये वाला और एंगल ये बराबर हो जाता है, एंड दैट इज हाउ वी प्रूव एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सो दिस वाज अबाउट एक्चुअली मेन थिंग अबाउट लास्ट लेक्चर। लेट्स कंटिन्यू हियर एंड लेट्स सी द लॉ proof of law of refraction through or from Huygens principle. Okay, so this is also like easy, just pay attention and try to understand, don't think much about it actually। आप ऐसे समझो एक नई हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हाँ अगर इस थ्योरी को हम पूरी तरह से सही मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, then how we can connect the dots, how we can connect these things actually। क्या उस थ्योरी को मान के चला जाए तो सब सही है। अभी ये नहीं सोचना है आपको कि क्या हाइजन ने जो बोला सब कुछ सही है या गलत है, नो दैट इज नॉट योर पॉइंट टू थिंक अबाउट दैट कि हाइजन ने सही बोला या गलत बोला। डेफिनेटली एवरीथिंग सेड बाय हाइजन इज आल्सो नॉट राइट, लेट मी टेल you that too also, but just for this moment you have to assume that whatever Huygens is saying everything is right, then how we can connect, how we can understand these things। So let me explain you this next law of refraction through like from Huygens principle। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वेव ट्रेवल फ्रॉम मीडियम वन टू अनदर मीडियम, करेक्ट ना। तो अभी मैं ये मान के चलता हूँ, ये मेरा एक सरफेस है, इंटरफेस, दिस इज मीडियम वन, इज इट 1 and this is medium 2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ1 ले लेता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लेता हूँ। लेट्स से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इसको मैं v1 ले लेता हूँ अगर, राइट। सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, लेट्स से दिस इज v2, करेक्ट ना। तो ये मीडियम 1 v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको पता होगा, μ1 इज इक्वल टू व्हाट, c बाई v1 एंड μ2 इज इक्वल टू c बाई v2, ये अपने पास रिलेशन होता है ना। तो अभी अपन मान के चल देंगे यहाँ पे ये मेरा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है और इंसिडेंट बीम है। इंसिडेंट ये बीम है, तो इसका जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, a प्राइम b prime, a prime b prime is my incident wave front in medium 1।
here I will be drawing this one. Okay, let me write it here. So A prime B prime is wavefront incident wavefront in medium 1, करेक्ट ना। तो अभी मैं मान के चलता हूं कि यहां पर भी क्या हो रहा है, ये है, और लेट्स से दिस इज योर वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू, दिस इज A, ये नॉर्मल n1 n2, this is this point, let me take it A, this is B, इसको मैं C ले लेता हूँ, क्लियर ना। तो n1A is normal at point A, n2C is normal at point C। तो अभी मेरा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट इन मीडियम, एंड लेट AB is incident wavefront in medium 1 at t इक्वल टू 0। मैंने यहां इसको t इक्वल टू 0 पे मान लिया। तो अभी देखो क्या होगा, इस पॉइंट पे ये पहुंच गया और ये इधर क्या होगा, डेफिनेटली लाइक मैं यहां पे ये भी मान के चलता हूं, लेट्स से μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इसका मतलब होगा V2 इज लेस देन V1, करेक्ट ना। मैं मान के चल रहा हूं मीडियम 2 इज डेंसर, ये अपन मान के चल रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से अपन इसको स्टडी करेंगे। तो अब यहां तक समझ में आना चाहिए। अब क्या होगा, ये वेव फ्रंट यहां पे लाइक बेसिकली ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अभी इधर देखो बी पॉइंट इसी मीडियम में 1 में है, और ये ए पॉइंट क्या हो गया, इंटरफेस पे पहुंच गया। तो अब क्या होगा, ये बी सी के लिए तरफ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, नया वेवलेट्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि लाइक अगर मैं बोलता हूँ लेट से लेट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम बी टू सी इज t1, करेक्ट ना। ये मान लेता हूं t1 टाइम है, t1 टाइम में यहां से दिस इज, तो मैं इसको क्या लिखता हूं v1 इंटू T1, करेक्ट ना। अब v1 इंटू T1 ये इतने टाइम में ट्रेवल किया है, तो उतने ही टाइम में यहाँ का क्या होगा, आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी t इक्वल टू 0 पे ये एक वेवलेट जनरेट कर रहा होगा ऐसे, करेक्ट ना, और यहाँ इधर भी जनरेट कर रहा होगा। तो अभी जो कुछ टाइम पे लाइक ये इधर पहुंचेगा, उस टाइम में क्या होगा, यहाँ पर भी वेवलेट्स ऐसे जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, दिस विल बी ट्रेवलिंग फर्दर आल्सो। और मैं ये मान के चलता हूँ कि सेम टाइम में, जितने टाइम में ये बी से सी पहुंचा, उतने ही टाइम में ये ए पे क्या होगा, कुछ आगे बढ़ चुकी होगी वेव, और ये जो वेवलेट्स हैं वो कुछ ग्रो हो चुके होंगे, राइट, एट पॉइंट ए। तो कितनी दूरी के लिए ग्रो हो चुके होंगे, ये जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं, क्योंकि इधर समझ में आ रहा है ना आपको, स्पीड v2 क्या है, कम है, तो ये ज्यादा ट्रेवल कर लिया होगा, ये क्या होगा, कम ट्रेवल कर लिया होगा, समझ में आ रहा है। तो लेट्स से दिस इज द लास्ट वेव फ्रंट, दिस इज यू कैन से वेवलेट एट टाइम t1। ये जो वेवलेट है वो क्या है, t1 टाइम पे, उतने ही टाइम पे एक वेवलेट क्या होगा, यहाँ पे सी पॉइंट पे जस्ट पॉइंट वेवलेट बन रहा होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के कॉमन टेंजेंट को अगर ज्वाइन करूंगा तो वो मेरे को क्या देगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट देगा कि नहीं देगा। तो मैं मान लेता हूं इनका कॉमन टेंजेंट कुछ यहाँ पे, लेट मी ज्वाइन दिस कॉमन टेंजेंट, राइट, ये कॉमन टेंजेंट ज्वाइन कर दिया अपन, क्लियर। तो अब देखो इस कॉमन टेंजेंट के मैं जो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा वो मेरे को क्या आएगा, बीम देगा, रिफ्रैक्टेड बीम। तो इसके नॉर्मल मतलब लाइक ये जो कॉमन टेंजेंट के लाइक नॉर्मल ये, और यहाँ के ये, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड बीम।
आई होप यू आर गेटिंग इट एक्चुअली। ये इंसिडेंट बीम थी, ये मेरी रिफ्रैक्टेड बीम हो गई। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये अगर तुम्हारा नॉर्मल ये N1A, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इज इट? नाउ लुक इन ट्रायंगल ABC, है ना। इसमें अगर देखें, पहली बात तो ये देखो A प्राइम AB इज ए 90 डिग्री, राइट? ओके, आई होप things are clear up to here. Let me write this point as D. तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, I can write here CD is refracted wavefront in medium 2 at time T1, करेक्ट ना। अब ये क्या है T1 पे, अब फिर से और आगे चीजें, इसका हर एक पॉइंट फिर से नए सोर्स की तरह काम करेगा। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो ये भी पॉइंट आ गया इस मीडियम 2 में, ये भी पॉइंट मीडियम 2 में है, तो अब ये साइमल्टेनियसली ग्रो करेंगे। तो अब इनका जो वेव फ्रंट नेक्स्ट में ड्रॉ करूंगा, दैट विल कम्स ए पैरेलल लाइन एक्चुअली, और पैरेलल प्लेन। इज इट? ये अगर मेरा लाइक इनिशियल T1 टाइम पे वेव फ्रंट है मीडियम 2 में, तो यहाँ पे जो नया वेवलेट जनरेट होगा और यहाँ पे जनरेट होगा, वो साइमल्टेनियसली ग्रो करेगा, साइमल्टेनियसली ग्रो करेगा। तो उनके कॉमन टेंजेंट क्या आएंगे, अगेन देयर विल बी प्लेन्स। इज इट? तो इसीलिए क्या होगा, अगेन आपका क्या हो जाएगा, जो रिफ्रैक्टेड बीम होगी वो क्या होगी, पैरेलल बीम हो जाएगी, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होंगे, दे विल बी आल्सो लाइक पैरेलल प्लेन्स, राइट? तो अभी इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये इंसिडेंट बीम है, ये इंसिडेंट A प्राइम B प्राइम AB इंसिडेंट वेव फ्रंट है, दिस CD इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज योर एक्चुअली रिफ्रैक्टेड बीम। ओके, दिस इज टर्मिनोलॉजी। तो अभी अपन को यहाँ पे कुछ जो स्नेल्स लॉ होता है, दैट इज बेसिकली योर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको अपन को प्रूव करना है ना। तो आई कैन राइट दिस AD, इज इट? BC अपन लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू व्हाट, V1 इंटू T1। AD आई कैन राइट इज इक्वल टू V2 इंटू T1, करेक्ट ना, क्योंकि AD क्या है, उतने T1 टाइम में बट इस मीडियम में ग्रो किया है, तो स्पीड क्या हो गई अपनी यहाँ पे अलग हो गई। दैट्स व्हाई AD दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, because it's growing now with the speed V2 and time is same T1, so this AD distance you can write AD distance here, it will be equal to V2 into T1, correct ना। okay, so this is up to here। अब देखो ये मेरा एंगल आ गया R, ये एंगल I, try to connect the things, listen it carefully, listen it properly। A prime AB this is 90 degree, ये एंगल 90 डिग्री है। N1AB तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस आई, और ये देखो N1AC इज आल्सो 90 डिग्री। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, लेट मी राइट इट आल्सो। आई थिंक आप यहाँ पर डायरेक्टली समझ सकते हैं, बट A प्राइम A N1 इज इक्वल टू एंगल I, N1 AB is you can write 90 minus I, करेक्ट ना। N1AB is 90 minus I, और ये N1AC is 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, I can write this is what, angle I। I hope this is clear। So this implies I can write, यहाँ पे समझ सकते हैं 90, ये यहाँ पे समझ सकते हो एंगल N1 AC is 90, this implies angle NBAC is equal to angle I, करेक्ट ना। दिस इज ओके। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये N1 प्राइम, ये N2 प्राइम, करेक्ट ना। तो N1 प्राइम AD एंगल इज R, करेक्ट। और यहां पे समझो देखो ये जो एंगल हो जाएगा DAC, दिस एंगल विल बी व्हाट, you can easily understand this is 90 degree, so I can write for refracted part, is it? ये तो अपन को समझ में आ गया, एंगल N1 प्राइम AD is angle R, एंगल DAC is
90 माइनस आर, क्लियर ना। और यहाँ पे समझ में आ रहा होगा एंगल ए डी सी इज 90, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, कैन आई राइट इट डायरेक्टली आर। यहाँ पे अपन को समझ में आ रहा है, इज इट। और इन ओके ट्रायंगल डी ए सी में देखो एंगल ये अपना 90 माइनस आर आ गया, एंगल ए डी सी इज 90, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू आर। तो अभी तक अपन को यह समझ में आ गया कि ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, क्लियर, ओके, ऑल राइट, लेट मी कंटिन्यू हियर। अब देखो ये जो ट्रायंगल में ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी कंसिडर करता हूं, इज इट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, तो इसमें मैं साइन आई क्या लिख सकता हूं, साइन आई इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई, साइन आई देखो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ए सी इज हाइपोटेन्यूज, सो दिस आई कैन राइट बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, करेक्ट। इसी को आप लिख सकते हो, और दिस इज V1 T1 डिवाइडेड बाई ए सी। ऐसे साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर इज ए डी डिवाइडेड बाई ए सी, और ए डी अपन को पता है, सो साइन आर इज ए डी डिवाइडेड बाई ए सी एंड दिस इज इक्वल टू V2 T2 डिवाइडेड बाई ए सी, करेक्ट ना। तो ये साइन आई आ गया, साइन आर आ गया, है ना। लेट मी नाउ इरेज सम पार्ट, सो आई होप दिस पार्ट शुड बी क्लियर, राइट, आई कैन इरेज दिस पार्ट। ये टर्मिनोलॉजी था जस्ट, ओके, सो दिस इज ऑल, या दिस स्पेस इज एनफ, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू हियर ना। तो अब देखो यहां से, करेक्ट ना, अब मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम यू कैन राइट एक्चुअली 1 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से मैं साइन आई बाई साइन आर अगर देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, यू कैन राइट दिस इज बी सी बाई ए सी डिवाइडेड बाई ए डी बाई ए सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, बी सी बाई ए डी, क्लियर ना, बी सी बाई ए डी, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच, सो साइन दिस इंप्लाइज साइन आई बाई साइन आर, this is equal to what, V1 T1 divided by V2 T1, T1 cancel, so this is V1 by V2, right। यहां तक अपन को समझ में आ गया, ओके, क्लियर। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं इस पार्ट को, तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, और मैं यहां पे क्या होता हूं, V1 बाई V2 मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, C मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई C, C इज योर स्पीड ऑफ लाइट। अब इस टर्म को मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू सी बाई वी टू डिवाइडेड बाई सी बाई वी वन, एंड दिस टर्म इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर। और देखो सी बाई वी टू एंड सी बाई वी वन क्या है, सी बाई वी वन इज म्यू वन, सी बाई वी टू इज म्यू टू, सो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस टर्म इज इक्वल टू म्यू टू एंड दिस टर्म इज इक्वल टू म्यू वन। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, दिस इज स्नेल्स लॉ, or this prove also your law of reflection, because yes you can understand normal, angle, incident ray, refracted ray, all three are in same plane also, is it? So this is how we can prove the Snell's law with the help of Huygens principle. So I hope you are clear with this part actually. देखो बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है इसमें, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट लाइक, आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट द थिंग्स। ये मेरा ए प्राइम बी प्राइम एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, मीडियम 1 मीडियम 2, यहाँ पे मीडियम 1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 म्यू 2, रिलेशन आपको ये मालूम होगा, म्यू 1 सी वाई वी 1 म्यू 2 सी वाई वी 2, क्लियर ना, ये सिंपल। ये मैंने मान लिया है कि मीडियम 2 मेरा डेंसर है, तो उस टाइम पे म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, दिस आल्सो इंप्लाइज वी 2 इज लेस देन वी 1, क्लियर ना, ओके।
गई यहाँ तक। अब अपन ने ये मान लिया टी 0 टाइम पे ए भी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट था। तो अब उसके बाद क्या होगा, देखो जो बी पॉइंट है वो मीडियम 1 में ही है अभी, और ए पॉइंट है वो क्या हो रहा है, मीडियम 2 में चला गया है। क्लियर ना? तो ये अभी यहाँ जाएगा और ये इधर ग्रो होने लग जाएगा, राइट। इसका वेव फ्रंट बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वेवलेट्स, तो ये यहाँ तक पहुंचेंगे कुछ t1 टाइम में। उतने टाइम में ये पहले 0 पे पहुंच चुका है, तो इसके क्या होगा, जो ए पॉइंट का वेवलेट्स होंगे वो क्या होंगे, मीडियम 2 में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज बिकॉज द स्पीड v2 इज लेस देन, तो इसलिए ये धीरे धीरे स्लोली ग्रो करेगा। तो जो डिस्टेंस B से C अगर ट्रेवल करने में इसको टाइम t1 लग रहा है, तो मैं v1 इंटू t1 ये डिस्टेंस लिख सकता हूँ। सेम टाइम में ये AD क्या होगा, डेफिनेटली AD विल बी इक्वल टू व्हाट, AD इज इक्वल टू V2 इंटू T1, तो डेफिनेटली AD विल बी व्हाट, स्मॉलर देन BC, क्योंकि यहाँ स्पीड अपनी क्या हो गई है, कम हो गई है, लेकिन टाइम तो सेम T1 ही है। तो अपना ये जो वेवलेट्स है वो यहाँ तक ग्रो हुआ है। अब ये जस्ट यहाँ पहुंचा है, तो इसका वेवलेट क्या होगा, एक पॉइंट है ना, और इसका वेवलेट क्या होगा ये। अब ये कॉमन, इनके दोनों ये वेवलेट और इसका जो पॉइंट है उनका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये DC जो आ गया वो अपना क्या आ गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, करेक्ट ना। DC इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब इनके परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगी मेरी, रिफ्रैक्टेड बीम। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड बीम। तो अभी अपने पास ये रिफ्रैक्टेड बीम, तो मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई, तो ये नॉर्मल हो गया अपना। तो नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे से एंगल क्या आ गया, आर। अब ये अपन देखो यहाँ पे ये एंगल तुम्हारा क्या हो गया, आर, दिस इज आर। ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 90 माइनस आर, और ये 90 है। तो ADC ट्रायंगल में से देखूंगा, जब ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो ये क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आर। ऐसे ही एंगल ABC में देखते हैं, तो ये आई, ये 90 माइनस आई, और ये क्या है अपने पास 90, तो ये क्या हो गया, सीधा आई हो गया। तो ये आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल में बात करता हूं, ABC और ट्रायंगल ADC में बात करूं, तो यहां पे देख सकते हैं साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूं, BC बाई AC इन ट्रायंगल ABC, और फ्रॉम ट्रायंगल ADC आई कैन राइट साइन R इज इक्वल टू AD बाई AC। इन दोनों को मैं ये यहाँ पे, क्योंकि BC अपना V1 T1 है और AD V2 T है, तो ये लिख लिया। अब इसको क्या किया मैंने, सिंपली डिवाइड कर दिया इन दोनों से, साइन आई बाई साइन आर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन आई बाई साइन आर। तो ये तो AC कैंसिल हो गया, ये बचा सीधा सीधा BC बाई AD। BC AD को V1 T1 बाई V2 T1 रख दिया, T1 कैंसिल हो गया सीधा सीधा, ये क्या बचा, V1 बाई V2। अब मैंने इसको थोड़ा सा और रीअरेंज किया, V1 बाई V2 और C से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दोनों ऊपर नीचे बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको रीअरेंज करके मैंने क्या लिख दिया बेसिकली, दिस C बाई V2 और ये C बाई V1, C बाई V2 C बाई V1, ये क्या हो जाता है μ2, ये क्या हो जाता है μ1। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, देन यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट, एंड दैट्स योर स्नेल्स लॉ, दैट्स योर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा, लाइक आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट्स वेरी important. I can tell almost 100% sure it will definitely ask in one of your exam for your board part in your 12th class. So remember it, it's not much important for it from your IIT advanced point of view, that also I can tell you actually. Right, so this is about basically Huygens principle and its application in proving the law of reflection and law of refraction. तो अभी यहाँ तक ये था हाइजन के बारे में बात। अब अपन आगे चलते हैं यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। उससे पहले मैं कुछ आपको वेव के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, सो दैट यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ऑफ लाइक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई नो यू मस्ट हैव स्टडीड wave, sound wave and string wave in your 11th class, is it? So I hope you are remembering the things from there, but still I will try to just quick recap so that you are able to connect in, you should not have any problem with that. So before that, let me first erase this part. Here one more small thing actually, just before going for the wave, sometimes you are asked to draw the wave front for some different cases. What are those cases? Let me just tell you actually. So let's say here we have one concave mirror, is it? And here this incident ray is parallel beam, right? ये एक पैरेलल बीम है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सोर्स क्या होगा अपना इन्फिनिटी पे। तो सोर्स से जो प्लेन लाइक इंसिडेंट, अगर वेव फ्रंट की बात करता हूँ तो ये क्या होंगे, प्लेन,
राइट, और इंसिडेंट वेव फ्रंट आर पैरेलल प्लेन्स। अभी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक्चुअली। तो रिफ्लेक्टेड में देखो अपन को क्या मालूम है, ये थोड़ा सा आप समझने का यहाँ पे, ये अगर इसका फोकस है, सो वी नो एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रेज पासिस थ्रू द फोकस लाइक दिस एंड दिस, इज इट। तो अभी यहाँ पे मैंने वेव फ्रंट की डेफिनेशन में बताया था दैट वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑसिलेटिंग इन सेम फेज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। वो सोर्स के लिए था जो ओरिजिनल वेव फ्रंट है। अभी जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसके लिए आप वो कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमारा जो वेव हैं, इज इट, जो रेज हैं, एक्चुअली द वेव फ्रंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एवरी रे, सो दैट कैन हेल्प यू इन ड्राइंग एक्चुअली रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट कुछ यहाँ पे ऐसा होगा, इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसा, इसके परपेंडिकुलर ऐसा और इसके परपेंडिकुलर ऐसा। तो इस तरह से अगर आप इनको जो ऐड कर दोगे तो यू कैन गेट दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, सिमिलरली दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सो ऑन। और इसके बाद क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर इस तरह से, इसके इस तरह से, इसका इस तरह से, इस तरह से एंड इस तरह से। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फर्दर एंड सो ऑन एंड लाइक दिस। तो ये क्या हो गए तुम्हारे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ऐसे ही अगर ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे मान के चलते हैं, सो लेट्स से दिस इज योर इंसिडेंट पैरेलल बीम, और तो पैरेलल बीम इंसिडेंट है और इंसिडेंट बीम पैरेलल है, तो उस सिचुएशन में अगेन योर इंसिडेंट वेव फ्रंट विल बी पैरेलल प्लेन, इज इट। यहाँ पे क्या होता है, अपने पास जो रेज हैं आफ्टर दे एक्चुअली डेविएट, इज इट, लाइक दिस, like this, like this, is it। इस सिचुएशन में और ये रे यहां से सीधी 5, अब इनके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से, राइट, ये सो यू कैन इमेजिन जस्ट दिस विल बी योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कभी कभी आपको ये पूछ लिया दैट what will be the shape of reflected wave front, so in that case you can answer this actually. Similarly these both are reflected wave front, है ना। तो ऐसे ये लेंस के लिए भी हो सकता है, जैसे अगर मैं मान के चलता हूं एक ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहां पर क्या होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट विल बी लाइक दिस, रेज ऐसे होंगी कुछ। अभी लेंस से पास करने के बाद क्या होंगे, ऑल रेज विल पास थ्रू फोकस लाइक दिस। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट तो ये हो गए, यू कैन राइट इंसिडेंट वेव फ्रंट। रिफ्रैक्शन के बाद ये है अपनी रेज, तो यहां पे इसके परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, this is your refracted wave front. After this इसके perpendicular, you can imagine this will be your refracted. So these are your refracted wave front. तो बाकी किसी भी केस में भी अगर आपको पूछा जाता है तो इस तरह से आप रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स गेट बैक टू आवर पॉइंट वी वर डिस्कसिंग। ओके, सो मैंने अभी बोला था कि आपने स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव 11th क्लास में पढ़ रखा है, तो आपको वेव आई होप लाइक समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। दूसरी पॉइंट यहाँ पे, वी नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव इज ए EM वेव। The point is, yes, EM wave is also transverse in nature, but to make you understand things actually, the property of transverse wave, I am taking here, I am considering the case of wave on a string, है ना। तो अब ये मान के चलो कि एक अपने पास string है ना, and like this is your string, and अगर मैं इसमें इसके एक end को vibrate करके, let's say I am setting up the wave in this string continuously by vibrating its end, तो उस situation में कुछ wave इसमें set हो जाएगी इस तरह से, राइट, और ये प्रोपेगेट करती जा रही है, मान के लो वी आर कंटिन्यूसली। अब मैं इसका लाइक जो वेव एक स्ट्रिंग में प्रोपेगेट कर रही है उसका एक स्क्रीनशॉट, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्क्रीन, मतलब एक अपने पास रस्सी है, रस्सी में अपन ने वेव लाइक जनरेट कर दी है, और उसका मैं एक स्क्रीनशॉट, एक पिक क्लिक कर रहा हूँ किसी भी टाइम पे, इज इट। सो दैट्स यू कैन राइट ए पिक ऑफ वेव in
ए स्ट्रिंग। तो वो इसमें क्या होगा, पिक का मतलब क्या होगा, मैंने टाइम को फ्रीज कर दिया है। रिमेंबर दैट मीन्स दिस कंप्लीट सिचुएशन इज एट वन पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, इज इट, बट एट डिफरेंट लोकेशंस। ये आप समझ सकते हैं, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। सो दिस इज मीन्स एट वन पार्टिकुलर टाइम एट टी इज इक्वल टू सम टी नॉट, टाइम इज फिक्स्ड एंड दिस एक्स इज एक्चुअली, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मेरा वेव ऐसे प्रोपेगेट करते हुए जा रहा है और ये पार्टिकल क्या हो रहे होंगे, टाइम के हिसाब से वाइब्रेट कर रहे होंगे, लाइक, है ना। और अभी इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि जो अलग अलग पॉइंट पे मेरे पार्टिकल्स हैं, राइट, वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट में हैं, अलग अलग पोजीशन पर हैं। और अगर आपको स्ट्रिंग वेव से याद हो चीज़ें, तो ये आप बोल सकते हो ये एक्सट्रीम पॉइंट पे, ये भी एक्सट्रीम पे, ये भी एक्सट्रीम पे, ये भी एक्सट्रीम पे, ये भी एक्सट्रीम है। इन सभी पार्टिकल के लिए अगर मैं बोलता हूँ तो इनका एम्पलीट्यूड बराबर है। बट आप समझ सकते हो कि ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद, मतलब बेसिकली वेव आगे ट्रेवल करेगी कुछ इस तरह से, तो ये पार्टिकल नीचे जाने की सिचुएशन में होगा, ये पार्टिकल ऊपर जाने की, ये नीचे जाने की, ये क्योंकि ये एक्सट्रीम पे है तो एक्सट्रीम में अब और नीचे नहीं जा सकता, ये ऊपर जाना पड़ेगा। ये इधर एक्सट्रीम में तो और ऊपर नहीं जा सकता, तो अब इसको नीचे जाना पड़ेगा। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये पार्टिकल का क्या आ रहा है, नेक्स्ट वेलोसिटी विल बी लाइक डाउनवर्ड, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड, ऐसे ही ये वेव आगे जाएगी बेसिकली इस तरह से, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगी एक्चुअली में, राइट। सो इस तरह से आप इनके जो अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी, आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं, एंड एक्सेलरेशन आल्सो। एक्सेलरेशन यू शुड रिमेंबर द रिलेशन, एक्चुअली एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है, दिस इज minus of basically omega square into x, is it? So my omega angular velocity and x is the displacement, so minus of displacement इसका डायरेक्शन, ये आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए वहां से, करेक्ट ना, वेव से। तो माय पॉइंट हियर इज दैट यहाँ पे क्या हो रही है, अपने पास ये एक वेव का स्नैपशॉट आ गया है, एक स्क्रीनशॉट, एक पिक अपन ने ले लिया है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये भी क्या हो रहा है, एक कर्व है, एक ग्राफ टाइप का है। क्या हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज यू कैन सी दिस सीम्स टू बी लाइक मैचिंग विथ समथिंग एक्चुअली कॉल्ड साइन फंक्शन, करेक्ट ना, साइन फंक्शन। तो मैं इसमें भी क्या हो रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, अपन इसके लिए प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, वी जो एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको अपन एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, इज इट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, इसको हम एम्पलीट्यूड, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे इस पार्टिकल का सब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। बट यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो पार्टिकल है, लेट मी टेक इट, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना। मैंने बस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने अलग अलग पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखो, जो पार्टिकल 1 और 4 है उनकी क्या हो रही है, पोजीशन बराबर है, उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, उनका क्या होगा, लाइक एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ऐसे ही अगर मैं देखता हूँ तो पार्टिकल 3 और 7 का भी सेम सिचुएशन एक्चुअली में होती है। सिमिलरली पार्टिकल 2 and 6 will also have same situation. Particle 9 and 15 will have same situation, actually same condition for position, displacement. तो इन सब को डिफाइन करने के लिए हम एक पैरामीटर इसमें लाइक डिफाइन करते हैं, समझते हैं। We call that as actually like phase, is it? So phase, it is a parameter which gives condition for displacement, velocity or acceleration of particle
इन वेव, राइट तो उसके लिए अपन ने एक फेज डिफाइन कर दिया। अब इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि ये चीज अभी अपन को जरूरत पड़ने वाली है आगे, सेम फेज अपोजिट फेज जब अपन बोलेंगे तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए सेम फेज का मतलब क्या है। नेक्स्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो उसमें सेम फेज अपोजिट फेज, सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्लियर। सो फर्स्ट थिंग इज ये यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो पार्टिकल 1, 4, 8, 14 इन सब की एक्चुअली में कंडीशन ये आपको वहां से याद होनी चाहिए, लाइक स्ट्रिंग वेव से आप थोड़ा सा याद करेंगे। अदरवाइज दूसरा आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबका डिस्प्लेसमेंट देखो बराबर है और सब एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, तो सब अब ऊपर नहीं जा सकते, तो सबकी वेलोसिटी एक्चुअली में डाउनवर्ड होगी। सबका डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ओमेगा सबके लिए सेम होता है, तो एक्सेलेरेशन भी अभी अपन ने जो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वहाँ से देखें तो एक्सेलेरेशन। तो ये जो 1, 4, 8 पार्टिकल है इन और 14 इन सबका क्या हो रहा है, पोजीशन बराबर है, वेलोसिटी बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो ये लाइक दे आर लाइक अपियरिंग टू बी समथिंग सिमिलर। उनको एक्चुअली में अपन बोलते हैं सेम फेज। कि फेज क्या हो रहा है, बेसिकली वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की कंडीशन। तो अगर इन तीनों क्वांटिटीज की कंडीशन सेम है तो उन पार्टिकल को लिए अपन बोलेंगे कि वो सभी पार्टिकल सेम फेज में हैं, करेक्ट ना। ओके, सो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट आल्सो। सो बिफोर दैट अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो डिस्टेंस भी होती है ना, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इन सेम फेज इज इट, उसको अपन वेवलेंथ डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सो ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज योर वेवलेंथ लैम्डा, दिस डिस्टेंस इज योर वेवलेंथ लैम्डा। सिमिलरली यू कैन राइट दिस डिस्टेंस इज आल्सो योर वेवलेंथ यहाँ से, बिकॉज दिस इज आल्सो लैम्डा, तो ये सब लैम्डा है, is it? So lambda क्या है, it is the least distance between two particle which are in same phase. Okay, so before that अभी फेज का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में अगर बोलें, इट इज एक्चुअली आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन इन वेव इक्वेशन, राइट। जो वेव इक्वेशन लिखेंगे उसमें जो आर्गुमेंट होता है साइन कोसाइन फंक्शन का, वो भी उसको भी अपन फेज ही बोलते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज सिचुएशन। एक्चुअली मैंने ये टर्म भी आपको फैमिलियर, आप लाइक पहले से ही फैमिलियर होने चाहिए इन सभी टर्म्स से, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू एक्चुअली दोस टर्म्स। ओके, सो द पॉइंट इज हियर, एक्चुअली देखो ये सिचुएशन क्या हो रही है, साइन की जैसी लग रही है एक्चुअली में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ से सिचुएशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होता है, एक 2 पाई पूरी एक साइकिल हो जाती है। तो पहली बात तो मैं इसका कहीं भी किसी भी पॉइंट पे y क्या हो रहा है मेरा, y इज दैट डिस्प्लेसमेंट, तो y को मैं इसका लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू सम a साइन ऑफ, और ये थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ तक के लिए करस्पॉन्डिंग 2 पाई, तो मैं इसको थीटा को लिखने के लिए 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, किसी भी जनरल टाइम पे मैं x लिख देता हूँ, क्योंकि अब देखो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए लूंगा तो ये x क्या हो जाएगा, लैम्डा, तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू फ्रॉम हियर टू देयर, इट विल बी 2 थीटा, इज इट। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इनटू x। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन का, इस फंक्शन का, इस ग्राफ का इक्वेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस टर्म इज एक्चुअली आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड फेज ऑफ साइन फंक्शन और वेव, इज इट। समझ में आ रही चीजें आपको। ये अपने पास एक वेव का, वेव ऑन ए स्ट्रिंग का एक स्क्रीनशॉट है, एक पिक है, मतलब दिस हियर टाइम इज कांस्टेंट फॉर ऑल पार्टिकल्स, इज इट। बट वो ऐसे अलग अलग लाइक पोजीशन पे अलग अलग लाइक एक्स पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट उनका है, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो सेम डिस्प्लेसमेंट उनका, सेम वेलोसिटी है, सेम एक्सेलरेशन है ना। तो उनको हम कनेक्ट करने के लिए हमने एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर दिया, जो कि हालांकि आपको पहले से मालूम है, आई एम कॉलिंग दैट फेज, इज इट। तो फेज क्या है, एक आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन कोसाइन फंक्शन है, जो कि आपको पार्टिकल की जो स्ट्रिंग वेव है या वेव
कि लाइक कोई भी वेव है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं उनकी वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन का कंडीशन देता है बेसिकली। ओके, सो इसका ये रिलेशन अपने पास आ जाता है। ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये आप समझ सकते हो दिस इज व्हाट ए वेव ऑफ, लाइक दिस इज ए सिमिलर टू साइन कर्व। तो साइन कर्व मतलब लाइक यहाँ पे क्या होता है, ये थीटा। अब थीटा को ही मेरे को ये पता है कि यहाँ से मैं 0 से 3 तक के लिए लेता हूँ तो ये थीटा 2 पाई है, तो मैं 2 पाई के लिए मैंने इसको रिलेट क्या कर दिया 2 पाई, और मेरे को ये पता है 0 से 3 जो ये लेंथ है वो मेरी लैम्डा है, तो मेरा अल्टीमेटली ये क्या आना चाहिए थीटा। तो मैंने क्या किया 2 पाई के करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है लैम्डा। बाकी के अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या होगा λ/2, तो यहाँ पे λ/2 में रख दूंगा तो ये कैंसिल होकर के पाई आ जाएगा जो कि एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से मैंने क्या कर दिया, साइन तो था ही अपने पास, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है तो उसके हिसाब से ये रख दिया। तो ये क्या आ गई, इसका इक्वेशन ये आ जाता है। इस टर्म को अपन ने आर्गुमेंट बोल दिया साइन फंक्शन का, जिसको अपन फेज बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है पार्टिकल का फेज के लिए कि लाइक कौन सा पार्टिकल सेम फेज में, कौन से पार्टिकल अपोजिट फेज में। तो सेम फेज का मैं पहले आपको मीनिंग क्लियर कर देता हूं। सेम फेज is it same phase if the position, velocity and acceleration of any two or more than two particles is same, they are said to be in same phase। क्लियर ना, मतलब कोई से भी दो पार्टिकल या दो से अधिक पार्टिकल जिनकी पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अगर ये तीनों क्वांटिटी सेम है तो मैं बोलूंगा कि वो पार्टिकल मेरे सेम फेज में है। समझ में आ रही चीजें। दूसरी बात अपन ने ये डिफाइन कर दिया जो कि आपको पहले से मालूम है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल विच आर इन सेम फेज वी डिफाइन दैट एज वेवलेंथ, इज इट। तो 1 और 4 पार्टिकल यहां सब देख सकते हैं सेम फेज में है बिकॉज उनका डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। तो मैं बोलूंगा कि 1, 4, सिमिलरली 1, 4, 8 एंड 14 ऑल दोज पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। सिमिलरली 2, 6, 11 ये सभी क्या है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इनका सबका माइनस ए, वेलोसिटी अपवर्ड एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन आल्सो अपवर्ड। तो एक्सेलरेशन भी सबका सेम है, वेलोसिटी भी सबकी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो ये सभी पार्टिकल क्या हो गए सेम फेज में। क्लियर ना। तो ओके, यहां पे ये क्या है मेरे पास, ये क्वांटिटी मेरे को दे रही है फेज। तो यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ एक्चुअली में कि x की वैल्यू में अगर यहाँ पे अलग अलग रखूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, फेज अलग अलग आएगा, राइट ना। ओके, सो पहली बात तो सेम फेज का मतलब आपको समझ में आ गया यहाँ पे। और लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। ये जो फेज है इसको हम डिनोट करते हैं दिस सिंबल फाई से, है ना। ओके, सेम फेज का मतलब समझ में आ गया। पहली बात तो देखो मैं फाई इफ पार्टिकल, और जस्ट ए मोमेंट लेट मी राइट इट हियर, फॉर ए पार्टिकल एट x1 its phase phi1 can be written as 2 pi by lambda into x1। similarly for a particle at x2 इसका फेज में लिख सकता हूं phi2 is equal to 2 pi by lambda into x2। so the phase difference between particle at x1 and x2, x1 x2 मेरे कोई से भी दो पॉइंट हो सकते हैं, करेक्ट ना। it's not exactly like this and this point, it is like general and right। so the phase difference between two points, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा फाई इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, और इसको आप लिख सकते हो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x2 माइनस x1।
करेक्ट ना। तो अब देखो यहाँ से अब थोड़ा सा अपन इसको और इससे कनेक्ट करते हैं सेम फेज वाली कंडीशन से। फेज अपन को समझ में आ गया, फेज डिफरेंस अपन को समझ में आ रहा है। फेज डिफरेंस मतलब कोई से भी दो पार्टिकल अगर उनकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अलग अलग है, मींस वी कैन से देयर मस्ट बी सम फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ पार्टिकल लेट से 9 और पार्टिकल 8, तो 9 और 8 की पोजीशन आप देख सकते हैं क्लियरली अलग है, इनकी वेलोसिटी अलग होगी और इनका एक्सेलरेशन भी अलग होगा। तो इसीलिए क्या होगा, देयर विल बी सम फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल 8 एंड 9, करेक्ट ना। तो अभी मतलब उसका जो रिलेशन आएगा वो अपन ने ये लिख लिया, फेज डिफरेंस मतलब डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे। तो अभी मैं यहाँ पे ये देखा कि अगर मेरे कोई दो पार्टिकल हैं तो वो सेम फेज में है, तो उनके बीच का जो पोजीशन का डिफरेंस है, मतलब बेसिकली एक्स का डिफरेंस है, वो कितना होना चाहिए, लैम्डा। तो मतलब यहाँ पे देखो 1 और 4 पार्टिकल के बीच में क्या हो गया, लैम्डा। 1 और 8 के बीच में क्या इतना हो गया, 2 लैम्डा। तो मतलब अगर ये डेल्टा एक्स, समझ में आ रही ना चीजें, अगर ये डेल्टा एक्स लैम्डा होता है तब डेल्टा फाई विल बी 2 पाई, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज सेम फेज। तो मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, दिस कंडीशन, ये मतलब समझ में आ गया, इसको मैं ये बोल सकता हूं, दिस इंप्लाइज इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो ऑन, और n लैम्डा। अगर कोई से भी दो पार्टिकल के बीच का जो डेल्टा एक्स है वो n लैम्डा का मल्टीपल है, तो वो पार्टिकल दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं फेज डिफरेंस अगर कोई भी दो पार्टिकल के बीच में है तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू दिस n लैम्डा, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा एक्स, यहां पे देख सकते हैं डेल्टा एक्स को n लैम्डा, तो ये क्या होगा 2n पाई, that means this is 0, 2 pi, 4 pi, 8 pi, so on। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, like for two particle if the path difference delta x is your path difference equal to lambda, 2 lambda, 3 lambda and n lambda, two particles are said to be in same phase if their phase difference is also like in terms of pi, it's 0, 2 pi, 4 pi, 8 pi। अगर ऐसा है तो उन सभी पार्टिकल को भी अपन बोलेंगे कि वो सेम फेज में है, राइट। तो देखो यहाँ से ये अपने पास एक स्क्रीनशॉट था वेव का, आपको वेव का मतलब इसकी इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ बहुत आसानी से बाय कनेक्टिंग इट विद माय साइन फंक्शन। यहाँ पे मैंने एक टर्म डिफाइन कर दिया, वी आर कॉलिंग इट फेज। अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग फेज आ गया, पोजिशन डिफरेंस, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस, दिस वे इज इट, इस तरह से रिलेटेड होता है। अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, तो जो डेल्टा एक्स है हियर, दिस इज यू कैन आल्सो राइट 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। दिस डेल्टा एक्स वी कॉल दिस इज पाथ डिफरेंस, इज इट, पाथ डिफरेंस, क्लियर। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, पाथ डिफरेंस, एंड फेज डिफरेंस, दैट इज हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि दो पार्टिकल मेरे सेम फेज में, तो उनका पाथ डिफरेंस की टर्म्स में ये कंडीशन होनी चाहिए, फेज डिफरेंस की टर्म्स में ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो दो पार्टिकल मेरे क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन, राइट। सो दिस इज अबाउट बेसिकली लाइक सेम फेज। Okay, let me consider from continue from here onward in the next class. Thank you so much. Okay.